वालेकुम सलाम सर। आज हम नेक्स्ट एक चैप्टर है जिसका नाम है फेज इक्विलिब्रिया या फेज रूल इसे कहते हैं, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं सॉल्यूशन केमिस्ट्री में ही समझ लें, इसको ऐड कर लें तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कॉन्सेप्ट इसमें से क्लियर हो जाएंगे। अब फेज क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स को इसका आइडिया नहीं होता। फेज और स्टेट में उन्हें डिफरेंस नहीं पता होता। तो फेज क्या होता है, बेसिकली ये एक होमोजीनियस फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ अ सिस्टम एंड इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम विद अदर पार्ट विद अदर पार्ट। देखें इसमें क्या होता है कि ये एक होमोजीनियस और फिजिकली डिफरेंट होता है, और मैकेनिकली उसको आप सेपरेट भी कर सकते हो। और ये एक जो होता है वो दूसरे के साथ क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। इसको आप फेज बोलते हैं। एक पार्ट जो होता है दूसरे पार्ट के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ फेज की, तो वहां से आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में फेज क्या है। कैलकुलेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो याद रखें, मिक्सचर ऑफ गैसेस अगर आपके पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये जो होते हैं ये इनका सिंगल फेज होता है, एक ही फेज होता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर बना देते हैं। मिसाल के तौर पर O2 + NO2, ये मिक्स होते हैं कंप्लीटली। जो चीजें कंप्लीटली मिक्स हो जाएं वो एक फेज बना देती हैं, ठीक है। और अगर when either A or B having strong van der Waals forces and get converted into liquid, मिसाल के तौर पर A2 + B2 ये कन्वर्ट हो जाएं लिक्विड में, कि एक जो है इनमें ए और बी जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग वैंडरवाल फोर्सेस रखते हैं, और ये अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं तो इनके दो फेज हो जाएंगे। अगर तो ये गैस है तो फिर तो एक फेज है, लेकिन अगर एक लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और दूसरा आपके पास, मिसाल दूं अगर, कि आपके पास ये दो फेज है ना, गैस जो होती है इसमें कुछ जो इसका पोर्शन होगा ए का बी के साथ मिलके ये गैस में ही रहता है। और हम मान लेते कि ए जो है ये लिक्विड होता जा रहा है मिलकर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सम ए जो होगा वो लिक्विड में जा रहा है, और कुछ जो ए होगा वो गैस फॉर्म में रहेगा। तो इसमें क्या होगा, ये दो फेजेस बन जाएंगे, एक तो गैस फेज हो जाएगा, दूसरा लिक्विड फेज हो जाएगा, ठीक है। अगर तो स्ट्रॉन्ग वैंडरवाल फोर्सेस हो तब ये केस है। नंबर 2, कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें। देखिए कोलाइडल जो होते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, ये हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। हेट्रोजीनियस होने की वजह से इसमें क्या होता है कि फेज इसका इक्वल होता है नंबर ऑफ सोल्यूट, जितने आपके पास सोल्यूट हैं प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसका फेज ऐसे कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास AgNO3 और AgCl, ये दो सोल्यूट हैं, 1 और 2, साथ में वाटर एज अ सॉल्वेंट है। तो याद रखें ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो इसमें सोल्यूट दो हैं और एक सॉल्वेंट है, तो ये आपके पास थ्री फेज सिस्टम हो जाएगा, ठीक है जी। और याद रखें जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनका सिंगल फेज होता है, क्योंकि वो कंप्लीटली होमोजीनियस होते हैं, और उसमें पार्टिकल जो होते हैं वो नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते, वो कंप्लीटली यूनिफॉर्म होते हैं। तो इस वजह से उसका जो फेज होता है वो 1 होता है। और इसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है लाइक डिजोल्व, लाइक डिजोल्व
लाइक का। इसमें क्या होता है कि पोलर पोलर से मिलके एक फेज बना देती हैं, और अगर नॉन पोलर से मिले तो वो भी एक फेज बनाती हैं, लेकिन पोलर नॉन पोलर हो तो वो आपके पास दो फेज बनेंगे, ये याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आ जाता है आपके पास कि गैस अगर किसी लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है तो उसके दो फेज होते हैं। अगर गैस लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है तो उसके दो फेज होंगे। इसकी मिसाल मैं आपको दूं तो SO2 प्लस वाटर। अब देखिए SO2 गैस है, वाटर जो होता है ये लिक्विड है, तो ये एक हेट्रोजीनियस फेज है, दो इसमें फेज हो जाएंगे। और इफ गैस हैज वेरी लेस सोलबिलिटी इन वाटर देन हाइड्रोजीनियस फेज होगा। अगर गैस मुकम्मल तौर पे वाटर में सोलबल हो जाती है तो फिर ये फेज जो होगा वो सिंगल होगा। इसकी मैं मिसाल दूं, अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि कब वन फेज है और कब टू फेज है? तो आप देखिए जरा, SO2 जो होता है ये लेस सोलबल होता है वाटर में, लेस सोलबल होता है SO2 वाटर में। जबकि अगर हम बात करें NH3 की, तो NH3 वाटर में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये एक ही फेज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। इसकी ज्यादा सोलबिलिटी है नाइट्रोजन की। इसी तरह HCl वाटर में मिलके एक ही फेज बना देता है, यानी जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो। ठीक है, इसके बाद सिक्स पॉइंट आ जाता है कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उसके दो फेज होते हैं, याद रखें। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, आप कह लें कि जहां पर मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व होता है। तो सोल्यूट अगर थोड़ा सा भी आप डालोगे तो वो प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाता है। तो इसमें दो फेज होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। और बिलो सैचुरेटेड सॉल्यूशन सिंगल फेज होता है, वहां पे सिंगल फेज होता है, याद रखें, बिलो। लेकिन सैचुरेटेड में दो फेज होते हैं। इसके बाद सेवंथ पॉइंट आ जाता है कि अगर आप दो सॉलिड की मिक्सिंग कर रहे हो, मिक्सिंग ऑफ सॉलिड, तो वो हेट्रोजीनियस है। मिसाल के तौर पर आपके पास आ जाता है सैंड एंड NaCl, ये दोनों हेट्रोजीनियस है, तो इसके दो फेज हो गए। तो वहां पे फेज होगा नंबर ऑफ सॉलिड्स। और अगर आप ऐसा कर रहे हो कि कोई एलोय बना रहे हो, तो एलोय बेसिकली होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस होता है। मिसाल के तौर पर जिंक और कापर ये ब्रास बनाते हैं, तो ये आपके पास वन फेज होगा इसमें। ठीक है, एलॉय में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैंने एग्जाम दिया था, मुझे याद है, एमफिल का पंजाब का किसी दौर में दिया था, तो ये सवाल पूछा गया था, कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसके कितने फेज हैं? ये सवाल उन्होंने पूछा था इंट्री टेस्ट में। यहाँ पे देखें क्या सीन है, मैं अगर आपको बताऊं कि ये आपके पास है सॉलिड, और ये भी आपके पास है सॉलिड, जबकि ये आपके पास गैस है। अब ये डीकम्पोजिशन होती है तो इसमें क्या होता है, आपके पास एक क्लोज कंटेनर हो अगर, तो याद रखें ये सॉलिड लाइक ये कैल्शियम कार्बोनेट है, और मान लें ये ये कैल्शियम ऑक्साइड है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कुछ गैस के मालिक्यूल हैं CO2। तो देखिए तीन फेज हैं, अगर ये सिस्टम आपका क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज सिस्टम में इस सिस्टम के तीन फेज होंगे। और अगर ओपन सिस्टम हो तो CO2 जो होगी वो इमिट हो जाएगी, तो पीछे फिर दो फेज बचेंगे। अब कहीं ये आप समझ लें कि सर ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, तो इनका एक फेज होना चाहिए, लेकिन ये हेट्रोजीनियस है ना। फेज तो वो होता है जो होमोजीनियस हो। अब सैंड और नमक जो है ये तो हेट्रोजीनियस, इनके पार्टिकल विजिबल है। लेकिन अगर आपके पास वाटर और नमक होता तो वो एक फेज बन जाना था। ठीक है जी। इसके बाद अगर आपके पास ऐसा सिस्टम हो कि कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल प्लस कॉपर सल्फेट
डॉट 3 वाटर मॉलिक्यूल प्लस कॉपर सल्फेट डॉट 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपने हर एक का अलग फेज काउंट करना है। ये एक अलग फेज है, ये एक अलग फेज है, ये अलग फेज है, याद रखें। हाइड्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है ना, उसमें हर एक जो हाइड्रेट होता है उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट अटैच होने की वजह से हम उनको अलग एक फेज कंसीडर करते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रिया क्या होता है। इक्विलिब्रिया का तो आपको पता है, ऑलरेडी आइडिया है कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक कंटेनर है जो कि क्लोज्ड है और उसमें एक लिक्विड है फिल किया हुआ। अब लिक्विड जो होता है अगर आप उसको हीट करो तो वो क्या होगा, ऊपर जाएगा गैस की फॉर्म में, गैस के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ये लिक्विड ऐसे जाता जाएगा जाता जाएगा, एक वक्त आएगा कि जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे थे उतने ही गैस के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर वापस लिक्विड में आ रहे होंगे। तो मतलब एक वक्त आएगा कि जब लिक्विड वाटर आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा गैस वाटर के, तो इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये आपने इवेपोरेशन वगैरह वाले चैप्टर जो है, लिक्विड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, इवेपोरेशन का टॉपिक। ठीक है। तो ये इक्विलिब्रिया होता है बेसिकली। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट की। कंपोनेंट क्या होता है? अब देखिए, कंपोनेंट वो केमिकल स्पीशी होती है जो डिस्क्राइब करती है कंप्लीट सिस्टम को। कि केमिकल, मैं आपको बड़े अच्छे से ये समझाऊंगा, आपने बस समझना है। केमिकल स्पीशीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीट सिस्टम। एक कंप्लीट सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए जो स्पीशीज चाहिए होती है वो कंपोनेंट होता है। या मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट केमिकल स्पीशीज sufficient for determining the composition of all phase of system। मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर मेरे पास एक मल्टी फेज सिस्टम है, मल्टी फेज सिस्टम समझते, जिसमें एक से ज्यादा फेज है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। ठीक हो गया। एक फेज में कितने भी लोग मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मैं लोगों की अब मैं मिसाल दे रहा हूं। इस पूरे सिस्टम को बयान करने के लिए मुझे कम से कम कितने लोगों की जरूरत है कि मैं बताऊं, या कितनी केमिकल स्पीशीज की जरूरत है उस कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। इसकी सिंपल सी हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए, वाटर है सॉलिड, और यही वाटर है लिक्विड में, और यही वाटर है गैस में। ठीक है। अब ये ऐसे है ये सिस्टम ना, कि एक जगह पे सॉलिड वाटर है, ये सॉलिड वाटर पड़ा है, और एक जगह पे गैस वाटर है, और एक जगह पे लिक्विड का वाटर पड़ा है। ये तीन चीजें हैं तो वाटर ही है, तो वाटर। अब लिक्विड होमोजीनियस है, सॉलिड आइस भी होमोजीनियस है, और गैस भी होमोजीनियस है अपने अपने फेज में। तो इसके फेज कितने हो जाएंगे? तीन, क्योंकि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है वाटर। लेकिन फेज कितने? तीन है, क्योंकि तीनों जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है वाटर। अगर मुझे इस सिस्टम को बताना है तो गैस के लिए भी मैं वाटर कहूंगा, लिक्विड के लिए भी मैं वाटर कहूंगा, और सॉलिड के लिए भी मैं वाटर कहूंगा। तो अगर मैं पूरे सिस्टम को वाटर कह दूं तो ये काफी होगा इस सिस्टम को बयान करने के लिए। समझ आ रही बात? कि गैस में भी तो वाटर ही है, लिक्विड में भी वाटर है, और सॉलिड में भी क्या है? वाटर। तो इस सिस्टम का जो कंपोनेंट होगा वो कितने हो जाएंगे फिर? इस सिस्टम के जो कंपोनेंट होंगे वो सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, जो कि होगा वाटर। मतलब पूरे सिस्टम को मैं अगर ये वाटर कह दूं तो आप समझ जाएंगे, लेकिन उसके जो फेज है वो डिफरेंट है। अब नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालने कैसे, मैं आपको बताता हूं।
नंबर ऑफ कंपोनेंट सी जो है ये इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट के, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हैं, माइनस ई। ई जो बताता है आपको रिलेशन, रिलेशन बिटवीन देम, उनमें क्या ताल्लुक है, रिलेशन बिटवीन देम, ई ये बताता है। अब देखें कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, एवरी सब्सटेंस विच कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सिस्टम, हर वो सब्सटेंस जिसको आप सिस्टम से अलग कर सको वो कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं आपको मिसाल दूं कि आप सॉलिड को वाटर जो है ओवरऑल तीनों स्टेट में से अलग कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। पानी को, लिक्विड पानी को अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं। गैस को अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो तीन इसके क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट इसके कितने हो गए हैं जी, तीन हो गए हैं। तो ये तो हमें पता चल गया, अब इनके दरमियान रिलेशन कितने हैं ये हमने देखना है। तो इनके दरमियान दो रिलेशन है, ये देखें, ये पहला रिलेशन है और ये दूसरा रिलेशन है। आप देख सकते हैं कि रिलेशन क्या है, इनके दरमियान दो रिलेशन है। ये इसका लिंक है इसके साथ और इसका लिंक है इसके साथ, ये दो रिलेशन बन रहे हैं। तो 3 - 2 करें तो आंसर क्या आएगा, 1। तो कंपोनेंट कितने हो गए, 1 हो गया, जो आपके पास कंपोनेंट क्या आ गया जी, 1 आ गया। ठीक है। इसी तरह और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास सल्फर है, सल्फर मान लेते हैं आर्थोरोम्बिक है, सल्फर मोनोक्लिनिक है, सल्फर लिक्विड है, सल्फर वेपर फॉर्म में है। वेपर और लिक्विड में फर्क होता है, वेपर जो होता है बेसिकली वो, उसमें कुछ गैस भी होती है और कुछ लिक्विड होती है, दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है। अब याद रखें सल्फर रोम्बिक मोनोक्लिनिक के साथ रिलेशन में, और मोनोक्लिनिक सल्फर वो लिक्विड के साथ ताल्लुक में। कैसे, अगर इसकी इक्वेशन हम लिखें तो आर्थो रोम्बिक जो है वो सल्फर मोनोक्लिनिक के साथ है, और ये लिक्विड के साथ है, और ये आगे से सल्फर वेपर के साथ है। तो जरा काउंट करो कितने रिलेशन बनते हैं, एक, दो और तीन, तीन रिलेशन बनते हैं। जबकि आप फेज काउंट करो जरा, तो आर्थोरोम्बिक का अलग फेज है, कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, ये सारे अलग है। और मोनोक्लिनिक का अलग है, लिक्विड अलग है, वेपर अलग है। तो चार फेज हैं और रिलेशन कितने, तीन है। तो इसमें भी कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, 1। ठीक हो गया। तो ये कंपोनेंट होते हैं आपके पास। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब देखें इसमें सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। इसके फेज कितने, तीन है, क्योंकि ये और ये तीनों अलग हैं। और अगर हम बात करें कंपोनेंट की, तो इसमें सिर्फ एक ही रिलेशन है, तो 3 - 1। इसमें दो कंपोनेंट आपको चाहिए, कौन कौन से मैं आपको अगर बताऊं, यहां मुझे दो कंपोनेंट बताने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि सिस्टम के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका मतलब होगा CO2 तो होगी ही होगी, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने से ही कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनती है। अगर मैंने ये बता दिया कि मेरे पास सिस्टम में कैल्शियम कार्बोनेट है और CaO है, तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि वहां पे CO2 भी होगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन से ही CO2 बनती है, तो CO2 तो लाजमी होगी। ठीक है। और अगर मैं ये कह दूं कि सिस्टम में कैल्शियम कार्बोनेट है और CO2 है, तो इट मींस कि कैल्शियम ऑक्साइड तो होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की डिसोसिएशन से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो दो सिस्टम को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, दो वेरिएबल मुझे चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखें अगर हम, अमोनियम क्लोराइड की।
ये होता है सॉलिड, अमोनिया इज अ गैस, प्लस HCl इज आल्सो गैस। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का चक्कर आ जाता है कि अमोनिया का पार्शियल प्रेशर अगर इसके इक्वल है तो इसमें कंपोनेंट कितने हैं, पहले तो फेज चेक करें, एक दो और तीन फेज हैं आपके पास। कैसे तीन फेज है मैं आपको बताता हूँ। 3 - 1, थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट है ना बेसिकली, कौन कौन सा है, एक अमोनिया को भी आप अलग कर सकते हो और HCl को भी अलग कर सकते हो और इसको भी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट कितने, तीन है, जबकि यहाँ पे रिलेशन कितने हैं, वो दो हैं। वो रिलेशन कितने मैं आपको बताता हूँ कैसे, दो। तो आंसर आएगा 1, एक ही कंपोनेंट इसको चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने आपको बता दिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया और HCl। अब अगर मैं यहां ये बोलूं कि डीकंपोजिशन हो रही है अमोनियम क्लोराइड की, तो मुझे पता चल जाएगा कि सिर्फ HCl और NH3 बनेगी, क्योंकि आपको अंडरस्टूड बात है कि अमोनियम क्लोराइड की डीकंपोजिशन से क्या बनेगा, क्योंकि दोनों का प्रेशर भी सेम हुआ होगा। क्योंकि जो HCl है और अमोनिया, अगर हमने मान लिया कि इनका पार्शियल प्रेशर सेम है, ठीक है, तब ये सीन होगा कि इसमें तीन कंपोनेंट है, दो आपके पास क्या है, इसमें रिलेशन है, और एक आंसर आएगा। लेकिन अगर इनका पार्शियल प्रेशर सेम ना हो, हम ये मान लेते हैं, तो अब जो रिलेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे दो रिलेशन कैसे बनते थे मैं आपको समझाता हूँ। एक तो ये वाला रिलेशन इक्वेशन वाला बन रहा था, और दूसरा ये आपने हमें बता दिया था कि सर इसमें इसका पार्शियल प्रेशर भी सेम है, तो दो रिलेशन हो गए। लेकिन अब आपने बता दिया कि इसका पार्शियल प्रेशर सेम नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रिलेशन है, तो इसके कंपोनेंट दो आपको बताने पड़ेंगे। 3 - 1 = 2, यहाँ पे मुझे दो कंपोनेंट बताने की जरूरत है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने इसको समझना है कि ये रिलेशन भी आपने काउंट करना होता है प्रेशर वगैरह का। इसके बाद अगर हम बात करें, वाटर आपके पास है लिक्विड में, और यही वाटर आपके पास है गैस में। तो आपको पता है कि लिक्विड वाटर इक्विलिब्रियम में कब होता है गैस में, कब होता है, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो यहाँ पे एक आपके पास रिलेशन है, और कॉन्स्टिट्यूएंट कितने, एक लिक्विड है एक गैस है, दो कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो कंपोनेंट कितने आ जाएंगे, 2 - 1 = 1। तो हम जब कहते हैं कि पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर है, तो इसका मतलब क्या होगा, पानी ने बॉयल होकर वेपर में जाना होगा। इस तरह हम सिर्फ ये बयान कर भी सकते हैं कि जिसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट की जरूरत होगी, कि हम बयान कर सकते हैं कि पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है। अगर हम ये कह दें कि पानी 100 डिग्री पर है, तो इसका मतलब साफ है कि वाटर जो है वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है, तो बाकी कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई आयनिक सिस्टम आ जाए, मिसाल के तौर पर NaCl, KCl, अब ये सिस्टम है आपके पास दो। अब देखिए इसको क्या करना है, आपने NaCl डिसोसिएट करवाना है, तो ये बनेगा Na+, एक्वस है ये, और ये सॉलिड था, और क्लोराइड एक्वस, ये बन गया। इसके बाद KCl, इसकी डिसोसिएशन होगी, तो K+ प्लस Cl-, ये भी एक्वस में है, ये भी एक्वस में है। और वाटर लिक्विड, ये वाटर गैस में गया, अब ये लिक्विड से गैस में जा रहा है, ठीक है। ये आपके पास रिलेशन है। ये तीन रिलेशन तो समझ में आते हैं, पर यहाँ पर एक और रिलेशन भी होता है जिसे आप इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी कहते हैं। यानी आयन जो होते हैं ना, वो न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को, जो कि एक रिलेशन होता है बेसिकली वो भी। तो यहाँ पे जरा अगर आप बात करें
एन माइनस ई नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हैं, तो वो काउंट करें तो आपके पास बनेगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। छ कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए। एक मिनट वेट करें, अजान हो जाए। यहाँ पे कंपोनेंट चेक करें तो सात बनते हैं कंपोनेंट। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कितने बनते, एक NaCl हो गया, दूसरा आपके पास KCl हो गया। ठीक है, तीसरा आपके पास, चूंकि यहाँ पे क्लोराइड तो कॉमन है तो इसको तो हम एक ही मानेंगे, तीसरा ये मान ले, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया और सातवां ये हो गया। तो सात कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, सेवन। और रिलेशन कितने बन रहे हैं, देखें, ये पहले इक्वेशन वाला एक रिलेशन, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा मैंने आपको बताया है कि आयन जो होते हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रल करने की भी कोशिश करते हैं। वो रिलेशन होता है एक चौथा रिलेशन, उसे हम कहते हैं। तो ये चार यहाँ पे रिलेशन है, तो इसमें तीन कंपोनेंट हो जाएंगे। तो हम तीन कंपोनेंट बताने की जरूरत है यहाँ पे कि KCl, NaCl और वाटर में से किसी एक को, तीनों को मतलब हम बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपका पूरा जो सिस्टम होगा वो एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें बताती क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। देखें, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें 2 मोल गैस के हैं। लाइक ये एक कंटेनर है, इसमें 2 मोल गैस है और इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, 2 मोल गैस है, और यहाँ पे है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। अगर तो हमें इसकी स्टेट बतानी हो तो मैं दो वेरिएबल इसके बता दूं तो काफी होगा। मिसाल के तौर पर हम दो वाली वेरिएबल इसके बता दें। हमारे पास तीन वेरिएबल है, में टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है। एट पार्टिकुलर मोमेंट वी डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन ऑल दीज वेरिएबल्स। हमें तीनों वेरिएबल बताने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि अगर हम बता दें प्रेशर और टेम्परेचर, हमें पता हो प्रेशर और टेम्परेचर पता हो तो हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। और अगर हमें पता हो प्रेशर और वॉल्यूम, हम टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो दो वॉल्यूम हम, दो वेरिएबल अगर हम इस सिस्टम के एक्सप्लेन कर दे तो तीसरा हम मालूम कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। इफ वी वांट टू डिस्क्राइब, मैं आपको मिसाल एक और देता हूं कि आपके पास ये है, यहां पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अब यहाँ पे क्या सीन है कि इफ वी वांट टू डिस्क्राइब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉल, A B एंड C, ये तीन बॉल हैं, देन वी ओनली नीड वन वेरिएबल। वो कौन सा वेरिएबल है, आप में से कोई बता सकता है कौन सा वेरिएबल चाहिए होगा हमें अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो? जी, एनीवन, कौन सा सर वेरिएबल? ऊपर वाला, ऊपर वाला। क्या चीज? सी, सी वाला सर। वेरिएबल क्या दूसरा चाहिए नंबर। होगा, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है? हाँ हाँ जी, हाँ। हाइट चाहिए होगी डेफिनेटली। यहाँ पे मुझे सिर्फ हाइट बताने की जरूरत है, पोटेंशियल एनर्जी मेरी मालूम हो जाएगी क्योंकि मेरे पास फार्मूला होता है W = mgh। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। मास तो आपको बाल का पता होगा, आपको सिर्फ इस हाइट की जरूरत है। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी आपके पास होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। मास और जी तो दोनों कांस्टेंट हैं, तो सिर्फ हाइट चाहिए। तो ये एक वेरिएबल है इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक हो गया? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होती है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ, या नंबर ऑफ मिनिमम पॉसिबल वेरिएबल रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक हो गया जी?
अब गिब्स फेज रूल, एक होते हैं जो फार्मूला होता है वो आपके पास ये होता है C-P+2। ये गिब्स फेज रूल है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करवाता है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये कंपोनेंट है सी वाला, और ये फेज है, इसमें टू ऐड करना है, ठीक है। अब फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम, अगर आपके पास एक कंपोनेंट हो तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, वन इधर कंपोनेंट आ जाएगा। और मान लेते हैं कि उसका फेज भी वन है, तो टू है तो आंसर आएगा, ये कैंसिल हो गया, टू आंसर आ जाएगा। तो ये बाई वेरिएबल सिस्टम है, इसके लिए आपको दो वेरिएबल एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है, सिस्टम के लिए। और अगर दो फेज हो सिस्टम में तो फिर क्या होगा, और उसके कंपोनेंट भी हम मान लेते दो ही हैं, लाइक सॉरी उसके कंपोनेंट हैं एक, दो फेज हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे, आपने ये इक्वेशन की मदद से देखना है। वाटर लिक्विड है और वाटर गैस है। अब जरा चेक करो यहाँ पे बेटा कि आपके पास ये लिक्विड है, ये गैस है, दो कंपोनेंट तो नहीं है इसके, एक कंपोनेंट है, जबकि फेज इसमें दो हैं। तो कंपोनेंट एक है, ये पीछे हम एक्सप्लेन करके आ रहे हैं हम अभी। तो दो इसमें क्या है, फेज है, 2+2। तो यहाँ पे देखो ये दो दो से कैंसिल तो वन। अब इस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही है, और कोई बता सकता है इस सिस्टम की कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, हाँ जी, कौन सा वेरिएबल, अभी बता कर आया हूँ। टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर, टेम्परेचर। अभी आपको बताया है, टेम्परेचर ठीक हो गया। इसके बाद हम मान लें कि अगर नंबर ऑफ फेजेस जो हों वो इंक्रीज करें। देखिए नंबर ऑफ फेज जैसे ही इंक्रीज कर रहे थे तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो डिक्रीज होती जाती है। हम मान लेते हैं कि सी जो है ये फिक्स है, सी तो फिक्स है। अब हम मानते कि जो फेज है वो मैक्सिमम है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। कैसे, तो उसमें क्या होगा, आपके पास अगर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो फेज मैक्सिमम हो तो आपके पास फार्मूला ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा, C-P ऑफ मैक्सिमम+2। तो ये इधर आ जाएगा, तो P मैक्सिमम फेज मैक्सिमम C+2। अब यहाँ पे देख लें आप कि ये आपके पास है जी फार्मूला C+2 का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो हो जाएगी तो फेज के लिए ये फार्मूला निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो ना हो, और मतलब ये फेज भी जीरो ना हो, तो फिर मिनिमम फेज याद रखे वन होता है, फेज वन हो सकता है मिनिमम। तो उसके लिए एफ मैक्सिमम फिर होगी, फेज जीरो नहीं हो सकता क्योंकि फेज जीरो हो गया तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और फेज का इनवर्स रिलेशन होता है ना, तो फिर अगर ये मिनिमम हुआ तो ये एफ मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसके लिए फार्मूला होगा C-P minimum+2। तो इसकी जगह पे वन पुट करो आप, C1+2 एफ ऑफ मैक्सिमम। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा C+1। तो जब मैक्सिमम आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछी हो तो ये फार्मूला यूज करना है आपने, ठीक है। तो आई थिंक फेज इक्विलिब्रियम का इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए काफी है, और कोई इतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे इसकी। तो कोई सवाल है आज के लेक्चर में तो बताएं, तो बहुत है इतना। आपके एग्जाम के हवाले से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए फेज का, डिग्री ऑफ फ्रीडम का, और कंपोनेंट का, इस तरह की चीजें जो है ना इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, कोई सवाल है तो बताएं। कल हम कोई और चैप्टर देखेंगे। एक्सक्यूज मी सर, जी ये सर ये आप आयनिक डिग्री ऑफ आयनिक फ्रीडम सिस्टम का आपने जो बताया कैसे सर, किए? ये एक एक आपने बंदा करके पूछे हैं। जी डिग्री ऑफ फ्रीडम को जरा डिफाइन कर काइंडली। मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। कुछ 4 दफा डिफाइन कर चुका हूँ इसको, कि मिनिमम नंबर नहीं, ऑफ, मिनिमम
Number of variable required to explain the properties of a system.